उन लीडर से मैं बात करना चाहूँगा, तमाम लोगों से, कि आप अपने लोगों के विश्वास को पहले तोड़ने का काम मत करिए, चाहे वो कोई भी हो। तो ठीक उसी तरीके से आज मैं भी जो है बुद्ध की शरण यानी कि ज्ञान की शरण में आया हूँ, यही मेरा सबसे पहला मकसद है। और बहुजन समाज के अंदर तमाम जो बहुजन महापुरुष महामहिलाएं उन्हीं है। उन्होंने तो कितनी त्याग परिश्रम के बाद, जैसे कि हम बाबा साहब को उदाहरण लेते तो उन्होंने तो अपना जीवन के साथ साथ अपने तमाम बच्चों को उन्होंने कुर्बान कर लिया। सावित्री बाई फुले की बात करें तो उन्होंने तो अपना पूरा परिवार तक छोड़ दिया। बुद्ध की बात करें तो उन्होंने भी अपने पूरे परिवार को क्या बोलते हैं त्याग दिया था। नागपुर की दीक्षा भूमि से लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य पर नागपुर में मौजूद है और यहाँ से लोगों से बातचीत कर कर उनके बीच में, उनके मन मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है, दीक्षा भूमि को लेकर, धम्म चक्र प्रवर्तन को लेकर तमाम चीज़ें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारे साथ लोकेश पूजा उके जी है और उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका आज इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर दीक्षा भूमि पर आने का क्या मकसद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। सबसे पहले तो नेशनल चौपाल के तमाम दर्शकों को मेरा जय भीम, जय सावित्री। और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति का दिन है, उसकी आप सभी को मंगल कामनाएं, जो कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, मकसद ये है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि दुनिया के अंदर की जो सबसे बड़ी क्रांति रही है, चाहे वो शैक्षणिक क्रांति हो, धम्म की क्रांति हो, वैचारिक क्रांति हो, तो उसमें एक अपना पार्टिसिपेशन देना है। और जैसे बाबा साहेब और बुद्ध के लिए हम लोग कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बुद्ध का मतलब वो तो होता नहीं है जो हम मूर्ति में देखते हैं, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। तो बाबा साहब जैसे आज के दिन ज्ञान की शरण में गए थे, और जैसे हम सभी देखते हैं कि आसपास कितना सारा स्टॉल लगा हुआ है बुक्स का, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज्ञान है। तो ठीक उसी तरीके से आज मैं भी जो है बुद्ध की शरण यानी कि ज्ञान की शरण में आया हूँ, यही मेरा सबसे पहला मकसद है। क्योंकि जैसा बाबा साहब बोलते भी है, ये है कि कोई भी कौम अपना इतिहास बना नहीं सकती जब तक वो अपने इतिहास को जानेगी नहीं। तो आपको अगर अपना एक इतिहास तैयार करना है, जो कि हमारी नई पीढ़ी के रूप में तैयार करना होगा, तो आपको ज़रूरी है कि आप पहले अपना इतिहास पढ़ें। और उसकी जो सामग्री जो मिलती है वो कहीं ना कहीं हमको इसी जगह में मिलती है, इसी माध्यम मिलती है, और सही इतिहास मिलता है हमको। ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो बस उन्हीं को बटोरने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, यही मेरा मकसद है। बाबा साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों को पढ़ते हैं तो पे बैक टू सोसाइटी वाली बात हमको देखने को मिलती है कि समाज को हमें लौटाना है जो समाज से हमें मिला है। आपकी नज़र में ये कितना ज़्यादा आवश्यक है और किस तरीके से इसे देखते हैं, और उसके लिए आपका क्या पहल चल रही है? अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो ये आपका नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि आप उससे कुछ दो। नहीं तो फिर तो ये स्वार्थीपना हो जाएगा कि आप किसी से कुछ ले लिए हो, बदले में आप कुछ दे नहीं रहे हो। और बहुजन समाज के अंदर तमाम जो बहुजन महापुरुष महामहिलाएं उन्हीं है। उन्होंने तो कितनी त्याग परिश्रम के बाद, जैसे कि हम बाबा साहब को उदाहरण लेते तो उन्होंने तो अपना जीवन के साथ साथ अपने तमाम बच्चों को उन्होंने कुर्बान कर लिया। सावित्री बाई फुले की बात करें तो उन्होंने तो अपना पूरा परिवार तक छोड़ दिया। बुद्ध की बात करें तो उन्होंने भी अपने पूरे परिवार को क्या बोलते हैं त्याग दिया था। और ऐसी तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं, चाहे हम गुरु घासीदास बाबा जी की क्यों ना बात करें हम लोग। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ तो उनके परिप्रेक्ष्य में बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम गुरु घासीदास जी की बात करें, तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें त्याग की है। तो ये सारा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि आपको जब इतना सारा उन्होंने किया है आपके लिए, और जो हम इतना अच्छा कुछ पहन पा रहे हैं, कुछ ओढ़ पा रहे हैं, आज माइक के सामने हम बात कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी देन है। तो ये ज़रूरी है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। और जैसे हम इतिहास हम देखते आ रहे हैं, हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की जो काम था, कार्य था, उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी। बुद्ध के बाद हम कबीर की बात करें या तमाम संतों की बात करें तो उन्होंने भी समाज के अंदर एजुकेशन पे ही काम किया, लोगों को शिक्षित करने का काम किया। फिर सावित्री बाई फुले की बात करें तो उन्होंने भी लोगों को शिक्षित करने का काम किया। साहू महाराज की बात करें तो उन्होंने भी शिक्षित किया। बाबा साहब ने भी लोगों को शिक्षित किया। और अगर देखा जाए तो जो तमाम जो कड़ी हमारी बनती है बुद्ध से लेकर के बाबा साहब तक, कांशीराम तक, उनमें एक जो चीज़ आपको कॉमन मिलेगी ना, वो मिलेगी एजुकेशन। बाबा साहब भी बोलते हैं शिक्षित बनो, बुद्ध भी कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब हम बोलते हैं तो वो भी शिक्षा की ओर ले जाते हैं। और महात्मा फुले की बात करें तो उन्होंने भी बोला है शिक्षा बिना मति गई, मति बिना, तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया है। तो ये बता रहे हैं कि शिक्षा ही कितना इंपॉर्टेंट है। बगैर शिक्षा के आप अपने समाज का, अपने देश का आप विकास कर नहीं सकते हैं। तो मेरा जो प्रयास है, और मेरा अकेले का नहीं बल्कि मेरे साथ ताई भी है, वंदना ताई नाम है, तो हम दोनों का एक प्रयास है कि हम लोग जो हमारे स्थान बिलासपुर में
जो हमारे तमाम जो बुद्ध विहार है वहाँ पर हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं हम लोग। पहली से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को, तमाम जो बच्चे हैं वो चाहे किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उन तमाम लोगों को हम लोग एक जगह ला करके फ्री में एजुकेट कर रहे हैं। यही हमारी पहल है समाज को लेकर के, यही हमारी तरफ से कहा पे बैक टू सोसाइटी है, जिसका एक उदाहरण हमारे बीच में रितेश के नाम पे है। रितेश सोनवानी है, जिन्होंने अभी, रितेश और सुजल, ये दोनों का मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने अभी पूरे स्टेट के अंदर जो बाबा साहब ने बुक लिखी है बुद्ध उनका धम्म, उसमें पहली पोजीशन जो है उन्होंने प्राप्त की है। तो एक चीज़ ये है कि बच्चों को एजुकेट तो करना ही है, लेकिन साथ में उनको मेरिट के रूप में हमको तैयार भी करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और मेरिट का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा अंक लेके आए, नहीं, ये मेरिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि मेरिट का कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको आप योग्य बनाएं, वो ज़रूरी है। जैसे हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब एक योग्य व्यक्ति है, तो क्यों ना वो योग्य व्यक्ति केवल बाबा साहब रहे, बाबा साहब के बाद भी कोई ना कोई आना चाहिए। तो बस यही प्रयास है, एक पहल, एक कोशिश है कि हम भी आगे चल करके इसी एजुकेशन के जरिए हम बच्चों को आगे लेकर के आए। उनको चाहे कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना तो कला के क्षेत्र में आगे बढ़े, उनको एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना तो एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। जिस भी क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है उनमें हम उनके अंदर एक योग्यता जो है वो भरना चाहते हैं। क्या क्या संदेश होगा इस नागपुर की दीक्षा भूमि से आज का जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में? मेरा संदेश एक तो ये रहेगा कि तमाम जो हमारे साथी लोग हैं, पहले तो एक दूसरे पे विश्वास करना चालू करें। अभी ये हो गया है कि कहीं ना कहीं हम जिसको लीडर मान के चल रहे हैं वो कब हमको धोखा दे दे कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिल रहे हैं। हम सोचते थे कि आगे चल करके एक चेहरा बनेंगे बहुजन क्रांति को लेकर के, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो किसी और जगह में डायलूट हो गए वो। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो लोग, जैसे बोलते हैं ना बाबा साहेब अम्बेडकर, कि किसी भी देश की जो जनता होती है वो अपने बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करती है वो। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज भी उसी तरीके से है कि वो अपने जो लीडर्स जो होते हैं, है ना, वो चाहे वो सामाजिक रूप से काम करे चाहे पॉलिटिशियन हो, तो वो भी कहीं ना कहीं निर्भर करती है। वो एक आशा देखती है, जो कि देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अवतारवाद का तो चीज़ है नहीं। हमको अत्यदीप की भावना लेके चलना है, खुद को प्रकाशवान करना है, लेकिन फिर भी अधिकार जनता जो है वो किसी पर निर्भर करती है। तो एक चीज़ ये है कि उन लीडर से मैं बात करना चाहूँगा, तमाम लोगों से, कि आप अपने लोगों के विश्वास को पहले तोड़ने का काम मत करिए, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा है कि आप अपने बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, बगैर किसी बुलावे के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी, लगभग शायद 10-1 लाख की पब्लिक या 20 लाख 25 लाख के आसपास की पब्लिक होगी, लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी पब्लिक आ तो जाती है लेकिन उनका वोट कन्वर्ट नहीं होता। जबकि बाबा साहब ने क्या है कि राजनीति हमारी मास्टर की है ना। हमारे पास एक दीक्षा भूमि है तो यहाँ पर इतने जन सैलाब आ रहा है। अगर हम पॉलिटिक्स में आगे बढ़ जाएंगे तो इस तरह के कई जो दीक्षा भूमि है जहाँ से हम एजुकेशन को लेकर के काम कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। हम कई जगह पीछे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम पॉलिटिकल रूप से हम स्ट्रांग नहीं है, सामाजिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको सड़कों में भीड़ मिल जाती है आपको अपना हक मंगवाने के लिए। लेकिन सड़कों में उतर के केवल अपने हक मांगे नहीं जा सकते। वो मांगे कहाँ जा सकते हैं? आपके संसद भवन में मांगे जा सकते हैं या विधानसभा में मांगा जा सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हमको इन भीड़ को कन्वर्ट करना है वोट में, तब जाकर के बाबा साहेब का, तमाम बहुजन महापुरुष महामहिलाओं का जो सपना जो था वो साकार हो पाएगा। ये तमाम चीज़ें हमने समझी है लोकेश पूजाऊ के इनसे, और समझने की ये भी कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से नागपुर के दीक्षा भूमि में तमाम जो जनसैलाब है, उन जनसैलाबों का आने वाला जो समय किस तरीके से होगा, और इनका भविष्य अगर इनको निर्धारित करना है तो कहीं ना कहीं मतों को तैयार करना पड़ेगा, विचारों को तैयार करना पड़ेगा, तब जाके ही परिवर्तन आ सकता है। लगातार ये बातों का, चर्चाओं का जो सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। बहुजन कलाकार अपने तमाम आर्ट वर्क के जरिए बहुजन समाज में अपनी ख्याति और अपनी प्रसिद्धि पहुंचाने वाले
लोकेश पूजा बौद्ध से हमने बातचीत की है और उनसे जानने समझने की कोशिश की है कि पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर उनके ज़रिए क्या कुछ हो रहा है, जिनका ये साफ तौर पर कहना था कि पे बैक टू सोसाइटी के सोच को लेकर वो तमाम युवा छात्र छात्राओं को बुद्ध विहारों में फ्री में शिक्षा देने का काम कर रहा है और इसके साथ साथ इसी को वो अपना एक मकसद बनाकर लेकर चल रहे हैं। उनका ये मानना है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी अगर पूरी करते हैं और इसी तरीके से तमाम नैतिक जिम्मेदारियों का अनुभव या फिर उसकी पहचान उसको लेकर सजग अगर हम हो जाए तो बहुजन समाज को परिवर्तन करने के लिए उसमें तमाम तरीके के बदलाव लाने के लिए काफ़ी कुछ समय नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ नागपुर के दीक्षा भूमि को लेकर और तमाम यहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही इसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।